नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन अपने यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी के इस 7वें सेशन पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो ये सेशन है, इस 7वें सेशन पर आप सभी बच्चों का, सभी लर्नर्स का बहुत बहुत स्वागत। आज 7वें इस सेशन पर हम आपके लिए ब्रायोफाइट्स और टीडोफाइट्स क्लासिफिकेशन के इस चरण में ब्रायोफाइट्स और टीडोफाइट्स के बारे में बात करेंगे। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, और इसके पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया था थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स के बारे में बताया था कि थैलोफाइट्स जो होते हैं थैलस के आकार की संरचना में होते हैं, बिल्कुल जमीन से चिपके होते हैं। और इसका उदाहरण आज यदि आपको याद हो तो हमने बताया था काई का। बरसात के दिनों में जब कभी हम निकलते हैं और स्लीप होते हैं तो जो हमें गिराने वाली चीज़ होती है वो काई ही होती है। वो थैलस के आकार में होती है और उसे थैलोफाइटा में रखा था। और आज वहाँ से थोड़ा सा बड़े प्लांट की बात करेंगे, ब्रायोफाइट्स की। आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स की बात करें तो हमने पहली बात लिखी कि ब्रायोफाइट इज द टर्म यूज्ड फॉर रेफर एम्ब्रियोफाइट्स दैट डू नॉट पासेस वैस्कुलर टिश्यू। ऐसे पौधे जिनके पास पानी को ढोने या पानी को ले जाने यानी जाइलम और फ्लोएम की संरचना का अभाव होता है, यानी संवहनी ऊतक का अभाव होता है, वो ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं। इसी के तारतम्य में टीरिडोफाइट्स का यदि अंतर आपके सामने रखते हैं तो टीरिडोफाइट्स ऐसे पौधे होंगे जो अपेक्षाकृत बड़े दिख रहे हैं। चित्र में देखिएगा, अपेक्षाकृत बड़े दिख रहे हैं। और इसमें जनन की प्रक्रिया जो है वो बीजों के द्वारा होती रही है। और इसमें वैस्कुलर प्लांट होंगे, यानी जाइलम और फ्लोएम की उपस्थिति होगी। और बहुत सारी बातें हमने लिखी हैं, पर अभी सब कुछ बताएं उसमें आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो सकता है। थोड़ा थोड़ा करके इनके बारे में विस्तार से आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आवश्यक होगा उन्हीं बातों को अंडरलाइन करते हुए हम आगे आपको बताएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सवाल पूछे गए उसका भी डिस्कशन टू द पॉइंट हम करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो आइए सीधे ब्रायोफाइट्स का वो महत्वपूर्ण बात आपको लिखते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछा गया। तो सबसे पहले हेडिंग ब्रायोफाइट्स शुरू किया जाए। ब्रायोफाइटा। एक सवाल यह पूछा गया कि इस दुनिया का सबसे पहला स्थलीय पौधा, यानी जो मिट्टी पर उगा, जिसको मिट्टी नसीब हुई, वो पौधा कौन सा था, या किस पार्ट में आता था, किस कुल में आता था, किस फाइलम में आता था, ये सवाल पूछा गया। याद कर लो, अभी तक जितने पौधे आपने पढ़े, जिसके पौधे के बारे में आपने पढ़ा थैलोफाइटा तक, वहां सब कुछ पौधे वो जलीय थे। ये पहला क्लास होगा जिसमें पौधे स्थल की ओर बढ़ चले। तो पहला पॉइंट यही लिखते हैं, शुरुआत यहीं से। ये प्रथम स्थलीय पौधे, या इसी भाषा को बदलकर फिर से सवाल पूछ सकता है, या भूमीय पौधे, जिनको मिट्टी नसीब हुई, क्योंकि अभी तक तो इसके पहले वाले सब जल में थे। भूमीय पौधे, ये प्रथम स्थलीय पौधे या भूमीय पौधे कहलाते हैं। पहला पॉइंट, पहला ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। एक सवाल और पूछा गया
कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं दो फाइलम के बीच के कनेक्टिंग लिंक है। तो वो दो फाइलम के बीच कौन से फाइलम हैं जिनके बीच की कनेक्टिंग लिंक है? दूसरा ऑब्जेक्टिव सवाल, फिर बताइएगा। ये थाइलोफाइटा या रिकाई या एल्गी, ये थाइलोफाइटा और टीरिडोफाइटा के बीच की कड़ी है। दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन थाइलोफाइट्स एंड टीरिडोफाइट। अंग्रेजी वाले बच्चे भी, बिल्कुल सरल हिंदी है, उसको हम अंग्रेजी अनुवाद भी करते चलते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, ये सभी ऑब्जेक्टिव सवाल है। अब इसमें सवाल यह पूछा गया कि ये ब्रायोफाइट थैलोफाइट से अलग कैसे? क्या ये इतने बड़े पौधे हैं? जरा इस पहले वाले चित्र को देखिए, ये पौधा है। ये पौधा क्या इतना बड़ा है जो जमीन पर है? क्या इतना बड़ा पौधा है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम हो? आप सोचकर हमें बताइए। जाइलम और फ्लोएम जैसा पौधा तो ये दिखता है जो ज्यादा बड़ा है। तो आप यहां तुरंत लिखेंगे कि ब्रायोफाइट्स में संवहनीय ऊतक, जिसको आप जानते हैं दो शब्द जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं। जाइलम फ्लोएम संवहनीय ऊतक नहीं होते। दूसरी महत्वपूर्ण बात, चौथी, स्वपोषी होते हैं। अर्थात क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होगा। पांचवा पॉइंट, जो अक्सर पूछा गया, कई जब हम पेपर देख रहे थे, पिछले कई वर्षों के पेपर देख रहे थे, कई बार यह सवाल पूछा गया। इस पांचवें पॉइंट को अंडरलाइन रखिएगा। ब्रायोफाइट्स में ऐसे पौधे आते हैं जिसमें ना तो फूल और ना ही बीज बनते हैं। ना फूल बनते और ना ही बीज बनते। अब आपके दिमाग पर सवाल बनता होगा कि साहब जब ना तो फूल है ना बीज है तो दूसरा पौधा कैसे बनता होगा? उसके लिए बॉटनी में कई बच्चों ने, जिन्होंने बॉटनी पढ़ी होगी या 10th तक साइंस पढ़ी होगी, उसमें रिप्रोडक्शन के तरीके हैं। अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वर्धी प्रजनन, उसमें से एक प्रजनन इसमें जरूर होता है और वो रिप्रोडक्शन कहलाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी इसमें वर्धी प्रजनन पाया जाता है। मान लो पुराना पौधा है, ये पुराना पौधा जब मरेगा तो आगे की तरफ नए पौधे को जन्म देता चलेगा। ये इसकी विशेषता। तो स्पोर्ट्स का काम ही नहीं, फूल का काम ही नहीं, पुराने से नया बनता चला जाएगा। इस पर भी रिप्रोडक्शन का एक अलग से चैप्टर हम शेड्यूल करेंगे और ये सारे रिप्रोडक्शन के कितने प्रोसेस होते हैं ये सारा कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये 6 महत्वपूर्ण लक्षण याद रखिएगा। प्रथम, स्थलीय पौधे हैं, भूमीय पौधे हैं जिनको पहली बार मिट्टी नसीब हुई। ये थैलोफाइट्स और टेरिडोफाइट के बीच के कनेक्टिंग लिंक है। इनमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित नहीं होगा। ये ऑटोट्रॉफ होंगे, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होगा, ना फूल बनेंगे ना बीज बनेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जरूर जाएगा, यानी जनन होगा। एक बात और बता दें जो हमारे दिमाग में चल रही है, ये
कि इनकी लंबाई आखिर होती कितनी है। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप तो छोटा छोटा कर रहे हो, कुछ लंबाई का एरिया बताओगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछता है। यहां पर हम चाहते हैं कि आपको वो लिखा दें कि इनकी लंबाई इनकी लंबाई 70 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है। याद कर लीजिएगा, संभावना है कि ये सवाल पूछा जाए। इनकी लंबाई 70 से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है। इनका जो मुख्य पादप होता है, मतलब मेन प्लांट जो होता है, ये हैप्लॉइड नेचर का होता है, यानी गैमिटोफाइट होता है। लिखिएगा, बाद में हम इसको समझाएंगे। मुख्य पादप गैमिटोफाइट होता है। अब आप ये जानते हैं कि गैमीट का मतलब होता है, जैसे हम लोग जनरल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, गैमीट का मतलब होता है स्पर्म अथवा ओवा। अब स्पर्म और ओवा में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? हैप्लॉइड होती है, यानी यक्स होती है, 2x नहीं होती। जब x और x मिलते हैं तब 2x होता है। तो इनका जो मेन प्लांट होता है वो गैमिटोफिटिक होता है, यानी क्रोमोसोम हैप्लॉइड होते हैं। माने ये पूर्ण परिपक्व प्लांट बनता ही नहीं, गैमिटोफिटिक नेचर का होता है, परिपक्व प्लांट नहीं बनता। अब ये थोड़ा विस्तार का डिस्कशन है, फिर इसके लिए 1 घंटे लगेंगे। फिर कभी डिस्कशन इस पर जब यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इस पर हम एक लंबा वीडियो बना करके उसको भी आपको देंगे। अभी आप यहाँ पर याद रखिएगा कि इसका मुख्य पादप जो है गैमिटोफिटिक नेचर का होता है। एक और चीज बता दें, इसके जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल पर यह सवाल पूछा गया है, इसकी सेल वॉल जो होती है वो आपने सामान्य प्लांट पर देखा होगा, बाहर सेल वॉल जो होती है वो क्रिटिकल की बनी होती है इसके, और वो क्रिटिकल क्या करती है? एक पौधे को सपोर्ट करती है, जिससे पौधा जो है सीधा खड़ा रहता है। आप आम के पेड़ के पास जाइए, बाहर छाल फटी हुई दिखती है। इन प्लांट में या ब्रायोफाइट्स की प्लांट में क्यूटिकल नहीं होती। लिखिएगा, क्यूटिकल नहीं होती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यूटिकल नहीं होती। इसीलिए यांत्रिक सहारा नहीं होता और पौधे झुक जाते हैं। ये एक विशेषता है। यदि बाहर क्यूटिकल होती तो सपोर्ट मिलता और पौधा सीधा खड़ा रहता। तो एक ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी याद रखिएगा। एक और चीज, इसमें भोज्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित होता है? भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। याद रखिएगा। यहीं पर एक चीज और लिख दें कि सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, जिसके ऊपर, यूपीएससी का सवाल है, जरूर नोट करिएगा, जिसके ऊपर पैक्टिक लेयर होती है। पैक्टिक लेयर
पाई जाती है जिसमें इस पेक्टिक लेयर में जिसमें ग्लैक्टोसोनिक एसिड पाया जाता है। अब यदि आपसे सीधा पूछता कि ब्रायोफाइट्स की सेल वॉल में कौन सा एसिड पाया जाता है, आपको पक्का नहीं बनता। तो इस लाइन को याद रखिएगा कि सेल वॉल सेलुलोज की बनेगी और सेलुलोज की दीवार के ऊपर पेक्टिक लेयर होगी और उस पेक्टिक लेयर में ग्लैक्टोसोनिक एसिड पाया जाता है। अंडरलाइन करिएगा और याद भी करिएगा। इसका उदाहरण क्या होगा ब्रायोफाइट्स के इसका उदाहरण याद करिएगा, एंथोसिरोस। ये प्लांट का नाम है। अभी सारे प्लांट के हम चित्र आपको दिखाएंगे, कैसे प्लांट होते हैं ये आपको याद दिलवा देंगे। एंथोसिरोस, फिर पॉलीट्राइकम। चित्र इसलिए लाए हैं ताकि आपको पौधे ब्रायोफाइट्स के याद हो जाए। पॉलीट्राइकम, फिर फ्यूनेरिया और मार्केंसिया। याद रखिएगा, एंथोसिरोस, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया और मार्केंसिया ये प्रमुख ब्रायोफाइट्स हैं। और इन ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व भी एक लाइन में बता दें आपको। ब्रायोफाइट्स का महत्व भूमि के निर्माण में, जमीन बनाना हो, ऊबड़ खाबड़ जमीन हो, पथरीली जमीन हो, ब्रायोफाइट्स पाल दीजिए, कुछ दिन बाद वो जमीन बन जाएगी, क्योंकि इसमें अपघटन की क्षमता होती है। भूमि के निर्माण में, मिट्टी के कटाव को रोकने में, मिट्टी के कटाव को रोकने में, साथ में एक ब्रायोफाइट है जिसका नाम है, यहां लिखिएगा, स्फैग्नम। स्फैग्नम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, स्फैग्नम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। और एक बार एमपीएसआई में सवाल पूछा गया कि निम्न में से किस ब्रायोफाइट का उपयोग औषधि के रूप में होता है, पता है आपको? यदि पता हो तो बताइएगा, नहीं तो हम लिखते हैं। वो ब्रायोफाइट है स्फैग्नम ही। अभी इसका चित्र दिखाएंगे। स्फैग्नम का उपयोग, ये ब्रायोफाइट है। स्फैग्नम का उपयोग घाव लग जाए, चोट लग जाए, घावों की ड्रेसिंग में किया जाता है। इतनी महत्वपूर्ण बातों को आप ब्रायोफाइट्स में याद रखिए। इतने उदाहरण, इतने महत्वपूर्ण पॉइंट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दोगे, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे एमपीएसआई हो, चाहे पीएनएसटी हो, कोई भी परीक्षा दोगे, इससे बाहर का सवाल, इतनी गंभीर ये क्लासिफिकेशन का एरिया हमने पढ़ा दिया है कि इससे गंभीर सवाल अब आगे नहीं आएगा। फिर से एक बार देख लो, ये प्रथम स्थलीय पौधे हैं, भूमीय पौधे हैं, ये थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच की कड़ी हैं। जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाएगा, ऑटोट्रॉप होंगे, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होगा, ना फूल बनते हैं ना बीज बनते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाएगा और इनकी लंबाई 70 से 80 सेंटीमीटर के बीच होगी। मुख्य पादप जो होता है गैमेटोफाइट होता है, यानी
क्रोमोसोम इसमें है अप्लाइड होते हैं, क्यूटिकल नहीं होती, इसलिए इसमें यांत्रिक सहारा नहीं मिलता। इसलिए पौधा जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है तुरंत झुक जाता है, जमीन की तरफ चला जाता है। भोज्य पदार्थ हमेशा स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। भोज्य पदार्थ सेल बाल जो होती है वो सेलुलोज की बनती है, जिसके ऊपर पेक्टिक लेयर होती है और उस पेक्टिक लेयर में ग्लैक्टोसोनिक एसिड पाया जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं एंथोसिरास, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया, मार्केंसिया। ब्रायोफाइट्स का महत्व भूमि के निर्माण में, मिट्टी के कटाव को रोकने में, और साथ में एक महत्वपूर्ण ब्रायोफाइट स्फैग्नम है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में और स्फैग्नम का उपयोग घावों की ड्रेसिंग में भी किया जाता है। अब चलिए इन प्लांट का जिसका हमने यहाँ उदाहरण दिया है उनका एक एक करके उदाहरण देख लेते हैं। ये है एंथोसिरास, देखिए जरा, ये एंथोसिरास क्या आपको बड़ा पौधा दिख रहा है? ये जमीन से ये निकला। अब क्या आप इससे आशा करते हो कि यहां से यहां तक पानी पहुंचाने के लिए कोई इसमें मशीनरी लगेगी? क्या जाइलम और फ्लोएम होगा? बोलो। जाइलम और फ्लोएम की अनुपस्थिति है। जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पौधा छोटा है, छोटा होता है। तो ये सीधा यहीं से, अच्छा देख लो, इसमें पौधे में ये जड़ भी बड़ी बड़ी नहीं दिख रही है कि बड़ी जड़ हो। इसमें जड़ों को राइजॉइड कहा जाता है, राइजॉइड से। रूट भी नहीं है, सामान्य सी जड़ें हैं जो सीधा पानी इसमें केशिकत्व के द्वारा ऊपर चला जाएगा। इसके लिए जाइलम और फ्लोएम या संवहनी बंडल की आवश्यकता नहीं है। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है एंथोसिरास। ये ब्रायोफाइट्स का एक पार्ट है। तो ये एंथोसिरास। फिर दूसरा देखिए पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम की हमने बात की। दूसरा उदाहरण ब्रायोफाइट्स में पॉलीट्राइकम दिखा है। ये देखिए पॉलीट्राइकम इतना ही छोटा, इसको हमने जूम करके चित्र लगाया है। इस पॉलीट्राइकम को देखिए, पॉलीट्राइकम में बाकी पार्ट हैं, लेकिन जूम करके देखते हैं तो ये छोटा सा ही पौधा है। इतना बड़ा मत मानिएगा कि इतना बड़ा पौधा होगा, जमीन से बिल्कुल लगा हुआ। चूंकि जूम किया हुआ चित्र है, इसलिए इस जूम किए हुए पौधे में ये इसका वो हिस्सा है। एक बात याद रखिएगा, इसमें क्या नहीं होगा? फ्लावर नहीं होगा, फ्लावर नहीं, सीड नहीं। आप ये अंदाजा न लगाइएगा कि साहब ये फ्लावर है, ये सीड है। ये गैमेटोफिटिक होता है। गैमेटोफिटिक मतलब कोई न कोई इसमें रिप्रोडक्टिव आर्गन होगा, है। इसमें रिप्रोडक्शन की, वही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी। इसको आप फूल नहीं समझिएगा, ये फूल नहीं है, ये फूल नहीं है, ये फूल नहीं है, ये फूल नहीं है, तो इसको फूल मत मानिए। अगला उदाहरण देखिए, ये देखिए फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया एक हैबिटेट में चिपका हुआ है, और इस फ्यूनेरिया के इस हैबिटेट में सबसे बड़ी विशेषता जो आप देख रहे हैं कि ये जब जमीन से लगता है, जब इसकी शुरुआत होती है जमीन से, तो यहां पर रूट नहीं है, रूट अब्सेंट। ये आपको ध्यान रखना है कि रूट इसमें नहीं होगा। तो रूट नहीं होगा तो साहब क्या होगा? तो रूट नहीं होगा तो इसके स्थान पर राइजॉइड होगा। ये आपको याद रखना चाहिए, राइजॉइड होगा, रूट नहीं है। अब क्योंकि हम एक सामान्य प्लांट को कितने भागों में बांटते हैं, एक को कहते हैं कि साहब जड़ होगा, तना होगा और पत्ती होगा। एक सामान्य पौधे को 3 भागों में बांटते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है कि जड़, तना, पत्ती अलग अलग भागों में बटा होगा, ऐसी कोई इसकी संरचना नहीं होती। इसमें रूट जो है वो पूरी तरह से अब्सेंट है। रूट के स्थान पर क्या होगा? राइजॉइड होगा। और जहां से इसका तना जैसे ही शुरू होता है, राइजॉइड जमीन से जैसे ही शुरू होता है, वैसे ही देख लो आप पत्ती शुरू। इसलिए ये पूरा का पूरा प्लांट नहीं बनता, पूरा का पूरा ये प्लांट नहीं है। ये देखो ऊपर जा करके सीधा ये कैप्सूल बना लेता है। तो इस तरह से कैप्सूल की ये रचना बनती है। तो ये फ्यूनेरिया अपने हैबिटेट में सीधा जमीन से जुड़ता है। तो इसमें जाइलम और फ्लोएम, यहां भी लिखिएगा जाइलम और फ्लोएम अब्सेंट है। इसलिए आपको चित्र दिखा करके समझाते हैं
या चित्रों को लगाकर समझाते हैं ताकि फ्यूनेरिया के बारे में आप सिर्फ उदाहरण को रटो नहीं, चित्रों को देख करके आप समझ लो, तो ये चित्र आपके दिमाग में बैठ जाए तो फिर आपको करने में दिक्कत नहीं। ये एक महत्वपूर्ण फ्यूनेरिया। अब ये एक महत्वपूर्ण स्फैग्नम जो दो तरह से काम में आता है। एक हमने बताया यदि आपको चोट लग जाए तो घावों को हटाने में, घावों को एंटीसेप्टिक या ड्रेसिंग में इसका इस्तेमाल होता है। ये देखा होगा आपने, आपके आसपास स्फैग्नम कि ये मिलते हैं, इसको ऐसे बांट करके पीस करके ऐसे निचोड़ करके उसको निकाला जाता है। निचोड़ करके उसमें घावों का शुद्धिकरण किया जाता है। इससे घावों के शुद्धिकरण में इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। तो एक तो ये एंटीसेप्टिक का काम करता है स्फैग्नम, घावों के ड्रेसिंग में इसका उपयोग किया जाता है, और साथ में स्फैग्नम का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। एक ये याद रखिएगा, ईंधन के रूप में उपयोग होता है। ईंधन के रूप में कैसा इस्तेमाल करते हैं? इस स्फैग्नम को, जब ये पुराना वाला स्फैग्नम होता है ये मर जाता है, खत्म हो जाता है, इसके आगे वाला पार्ट जन्म लेता है, तो पुराने स्फैग्नम को जला करके इसको आग लगा करके और ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ये स्फैग्नम वाला एक पार्ट। तो 3 प्रमुख उदाहरण हमने आपको दिया है, ये पक्का पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। स्फैग्नम का उपयोग तो याद रखिएगा ईंधन में और औषधि के रूप में। इसका फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर में क्या जड़ तना पत्ती होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रायोफाइट्स है। पॉलीट्राइकम कैसे ये संरचना में बनते हैं? गैमेटोफाइट इसमें दिखता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो हैं पर गैमेटोफाइट की कंडीशन में है। हैप्लॉइड होता है, क्योंकि किसी भी चीज को विकसित होने के लिए मेल और फीमेल का बनना जरूरी है, तब वो डिप्लॉयड होगा, और डिप्लॉयड तब वो जर्मिनेट करेगा। जब इसमें फूल ही नहीं बन रहा, साफ बीज ही नहीं बन रहा, तो डिप्लॉयड होने का सवाल ही नहीं। फिर यहाँ देखना, एंथोसिरास एक छोटा सा पौधा है जो जमीन से बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है। इसमें कोई भी जड़ नहीं होती, राइजोइड होता है, और राइजोइड के द्वारा सीधा पानी ग्रहण कर लेता है, और धीरे धीरे करके ये क्रमिक रूप से आगे की ओर विकसित होते चले जाते हैं। इसमें भी कहीं भी फल, फूल और रूट का हिसाब किताब नहीं होता। एक चीज ये ध्यान रखिए। अब चलिए, हमने जैसा पहले वाली स्लाइड में आपसे वादा किया था कि आज हम टेरिडोफाइट भी इसी सेशन में आपको पढ़ाएंगे। टेरिडोफाइट को हमने लिखा था कि टेरिडोफाइट आर वैस्कुलर प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस एंड डिस्पर्स बाय स्पोर्स। ये कह रहा है कि टेरिडोफाइट्स जो होते हैं इसमें जाइलम और फ्लोएम तो होंगे, यानी पौधा थोड़ा बड़ा हो गया, और इसमें रिप्रोडक्शन भी होगा, और ये जनन करेंगे तो इसके जनन के द्वारा स्पोर्स बनेंगे, यानी नए पौधे का विकास वेजिटेटिव नहीं होगा कि पुराना पौधा मरे और वहीं से नया पौधा बन जाए, ऐसा नहीं होगा। इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट आपस में मिलेंगे ही, जायगोट बनेगा, बीज बनेगा, और वो बीज नए पौधे को जन्म देगा, और इसी का नाम आगे फिर क्रिप्टोगैम्स के रूप में भी जाना गया। कल ये इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको सिखाया है, और कैसे ये आगे बनेंगे ये हम आपको एक एक करके बताते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं ट्रैकियोफाइटा। इसके पहले वाले लेक्चर को पढ़ लीजिएगा। तो पहला हमने क्लासिफिकेशन किया था थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर ट्रैकियोफाइटा, याद आया? अब वहां से हम शुरू कर रहे हैं ये तीसरा पार्ट ट्रैकियोफाइटा का। ट्रैकियोफाइटा का पहला पॉइंट नोट करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ट्रैकियोफाइटा का पहला, जिन प्लांट में जल संवहन के लिए
संपूर्ण संवहन तंत्र या वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, वे सभी पौधे ट्रैकियोफाइटा में आते हैं। अब आपको याद होगा, एक तो ये अर्थ बता दें, ट्रैकियो एंड फाइटा। फाइटा का तो अर्थ आप जानते हैं, फाइटा का मतलब होगा प्लांट, और ट्रैकियो का क्या मतलब होता है? ट्रैकियो, ट्रैकियो का मतलब होता है ट्रैकिया। याद करो, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा ट्रैकिया। ट्रैकिया का मतलब था श्वास नली। याद करो, श्वास नली लंबी एक नली, ऐसी नली जिससे सांस जाती है, यानी नली यहां भी नली युक्त पौधा। नली युक्त पौधा मतलब जाइलम और फ्लोएम युक्त पौधा। समझ गया? फ्लोएम युक्त पौधा। अब कोई आपसे कहेगा ट्रैकियोफाइटा, तो ट्रैकियोफाइटा में तुरंत बता देना कि जाइलम और फ्लोएम दोनों उपस्थित होंगे। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ट्रैकियोफाइटा को लिखिएगा, ट्रैकियोफाइटा को 3 सब ग्रुप में, पहले ये बता चुके, सब ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें से एक होता है टीरिडो, पी साइलेंट होता है, टीरिडो फाइटा। याद करिएगा। दूसरा बताया था जिम्नो स्पर्म, और तीसरा बताया था एंजियो स्पर्म। टीरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, 3 ग्रुपों में इसको हमने बांटा था। एक पर डिस्कशन आज के लेक्चर में हो जाएगा टीरिडोफाइटा पर, 2 पर अगले लेक्चर में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हम अगले लेक्चर में शामिल करेंगे। तो चलिए टीरिडोफाइटा की बात करते हैं। टीरिडोफाइटा में ये तो पक्का हो गया कि बड़े पौधे होंगे, बड़े पौधे होंगे यानी वैस्कुलर सिस्टम होगा। वैस्कुलर सिस्टम माने बड़ा पौधा हुआ, जाइलम और फ्लोएम दोनों होंगे। ट्रैकियो इसीलिए नाम इसका दिया गया। तो चलिए सबसे पहला लिखते हैं टीरिडोफाइटा का लक्षण। यहां आप हेडिंग डालिएगा, टीरिडोफाइटा। पहला लक्षण लिखिए। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसा सवाल पूछा। उसने पूछा क्या टीरिडोफाइटा में बॉडी का डिफरेंशिएशन जड़, तना, पत्ती के रूप में अलग अलग होता है? आपका जवाब यस कि नो? आपका जवाब होगा, देखिए जब आप लाइव होते हमारे साथ तब इस तरह के प्रश्नों को करने में मजा आता। जल्दी ही हम सब लाइव हो जाएंगे। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप चैनल को बहुत जल्दी स्पीड में सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी उसको वॉच करें, तो हम लोग जल्दी से लाइव हो जाएंगे यूट्यूब पर भी। और इसी तरह के सवाल जैसे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हम लोग सवाल और जवाब करते हैं, उसी तरह के यहाँ भी सवाल और जवाब होंगे। पहला पॉइंट लिखिएगा टीरिडोफाइटा का कि पौधे का शरीर जड़, तना और पत्ती में बांटा जा सकता है।
द प्लांट बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू रूट, स्टेम एंड लीफ। डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब जब डिफ्रेंसिएशन हो गया तो एक बात तो कह सकते हैं, ये तो सामान्य भी कह सकता है कि जब डिफ्रेंसिएशन हो गया, जड़ अलग हो गई, तना अलग हो गया, पत्ती अलग हो गई, तो जाइलम और फ्लोएम होगा कि नहीं। अब ये तो सामान्य उत्तर आप दे दोगे। और यही सवाल एमपीपीएससी ने पूछा कि टीडोफाइटा में वेस्कुलर बंडल उपस्थित हैं कि नहीं। आप दीजिए जवाब। होगा तो लिखिएगा वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल से आप चिंतित मत होइए, इनका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम। वेस्कुलर बंडल का मतलब यही जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं। और तीसरा एक महत्वपूर्ण बात, इसमें जो पौधा होगा, महत्वपूर्ण बात, इसमें पौधा स्पोर्स बनाएगा। स्पोर्स का मतलब होता है बीज। स्पोर्स बनेगा यानी बीज बनेगा। बीज कैसे बनेगा? जब दो रिप्रोडक्टिव यूनिट आपस में मिलेगी तभी तो बीज का निर्माण होगा। यानी वहां पर गैमेटोफाइट बनेगा। युग्मोद्भिद बना था, यहां स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट। क्योंकि यहां पर बीज बनते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट हैं सभी पॉइंट। पौधों का शरीर जड़, तना और पत्ती में बटेगा। वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होंगे। और तीसरा स्पोर्स बनेगा, बीज बनेगा, इसीलिए इसको स्पोरोफाइट के नाम से जाना जाता है। यानी यदि स्पोर्स बना तो ये बता दो चौथे पॉइंट में कि यहां पर एक्स क्रोमोसोम होगा। एक्स क्रोमोसोम होगा कि 2x। आप बताओ, एक्स क्रोमोसोम होगा कि 2x होगा? आप तुरंत कह दोगे। जब स्पोर्स बन ही रहा है या यदि बीज बन रहा है तो अब हैप्लॉइड की जरूरत नहीं होगी, यानी 2x क्रोमोसोम होगा। यह भी सवाल पूछा गया। चौथा अगला पॉइंट, एक पॉइंट और आपको बता दें कि टीरिडोफाइट्स में आने वाले जो प्लांट होते हैं, टीरिडोफाइट्स में आने वाले पौधे मुख्य रूप से चारे के रूप में, औषधि के रूप में, ये सारे सवाल पूछे गए हैं। औषधि के रूप में तथा व्यापारिक कार्यों में इस्तेमाल किए जाते हैं। टीरिडोफाइटा में जो आने वाले पौधे होते हैं उनके चारे के रूप में इस्तेमाल होता है, औषधि के रूप में इस्तेमाल होता है, व्यापारिक कार्यों के रूप में इस्तेमाल होता है। और वो प्रमुख हम आपको बता दें, चारे के रूप में, ये पूछा गया सवाल है, चारे के रूप में कौन सा टीरिडोफाइट है, ये हम चित्र लाए हैं, आपको दिखाएंगे। चारे के रूप में जो इस्तेमाल होता है वो टेरिडियम है। लिखिएगा नाम, टीरेडियम, चारे के रूप में। इसके अलावा दूसरा लिखिएगा
औषधि के रूप में, औषधि के रूप में किसका होता है? लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम। और तीसरा महत्वपूर्ण लिखिएगा, व्यापारिक उद्योग में, व्यापारिक उद्योग में इक्विसीटम, इक्विसीटम, तो ये याद कर लीजिए। ट्रिडोफाइटा में आने वाले जो पौधे होंगे उनका मुख्य रूप से उपयोग जो है चारे के रूप में, औषधि के रूप में, व्यापारिक कार्यों में इस्तेमाल किए जाते हैं। चारे के रूप में टेरेडियम है, औषधि के रूप में लाइकोपोडियम है, व्यापारिक रूप में इक्विसीटम। इन तीनों को आप देख लीजिए कौन कौन से, इन तीनों के चित्र हम लाए हैं। ये देखिए, ये है टेरेडियम, ये इसका चारे के रूप में इस्तेमाल होता है, चारे के रूप में टेरेडियम का इस्तेमाल चारे के रूप में किया जाता है। तो एक ये देखिए, ये है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम। ये टेरिडोफाइट्स का मेडिसिन में या दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें घाव की औषधि भी है, घाव की औषधि या चोट पर के निशान के लिए लाइकोपोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ा उपयोग जो है टेरिडोफाइट्स का सोना के उत्पादन में होता है, और ये कई बार सवाल पूछा भी गया है सोने के उत्पादन में, और ये है ये इक्विसीटम। इक्विसीटम का उपयोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इससे सोना प्राप्त किया जाता है, सोना या गोल्ड प्राप्त किया जाता है। यह है इक्विसीटम। इक्विसीटम से गोल्ड प्राप्त किया जाता है, यानी व्यापारिक उद्योग में भी इसका योगदान है। तो गोल्ड प्राप्त करना हो तो टेरिडोफाइट्स, लाइकोपोडियम मेडिसिन में, और चारे के रूप में टेरिडियम का इस्तेमाल होता है। तो आज के सेशन में इतना ही। और एक बात और आपको बता देना चाहते हैं कि अब जो अगला हमारा लेक्चर होगा, उस अगले लेक्चर में आप पढ़ के देखिएगा, सवाल भी तैयार रखिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें भेजिएगा कौन सा सवाल आप जानना चाहते हैं। वो होगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पर। इन दोनों को पढ़ के और आप अपने सवाल आज के ही लेक्चर पर, क्योंकि आज की ये क्लास जो है ठीक 6 बजे लाइव होगी, ठीक 6 बजे आप हमारे साथ लाइव आइए। हर एक दिन के अंतराल के बाद ये हमारे लेक्चर सीधे अपलोड होते रहेंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि जितना जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे, लेक्चर को वॉच करेंगे, उतना हम सब सीधा आपसे जुड़ पाएंगे। तो सब्सक्राइब करना और वॉच करना, ये दोनों काम आपकी जिम्मेदारी है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय बाय।